हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 यूनिट 1 फिजिक्स की श्रृंखला शुरू किए हुए हैं हम लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर ले चुके हैं। 3 लेक्चर में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर को लेकर के ये सिलेबस का इतना बड़ा पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग प्रकाश या फिर ध्वनि, इसमें से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गति, वेग, त्वरण, इकाइयां और माप, उसके उदाहरण हम लोग हर एक टॉपिक में लेते हुए चल रहे हैं। कार्य, बल, आज के सेशन में ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल हो चुका, घर्षण हो गया, वायुमंडलीय दाब और जो भी एक दो टॉपिक्स हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर को मिलाकर के ये पूरा पोर्शन जो है ये खत्म हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ इतने पोर्शन से संबंधित जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं प्रश्न की ये लिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। स्क्रीनशॉट देने के लिए समय दूंगा। ठीक, ये कुछ प्रश्न मैं लेकर के आया हूं मेंस के अकॉर्डिंग, 3 मार्कर, 5 मार्कर और इसी में से 11 मार्कर भी। तो आप लोग इन सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे हमारे वीडियो के थ्रू, बुक से, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कार्य पर चर्चा किया था, वर्क। ठीक, आज हम लोग ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क, ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता मतलब कार्य कितना कर रहे हो, कितनी एबिलिटी है कार्य करने के लिए, वह किस पर निर्भर करेगा कि कितनी ऊर्जा है। आपके शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतना ज्यादा आप कार्य कर सकते हो। तो क्या हम बोल रहे हैं परिभाषा? कार्य करने की क्षमता ही हमारी ऊर्जा कहलाती है। यह एक भौतिक राशि है जो किसी व्यक्ति वस्तु के कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर दे, उसकी ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब हमने क्या बोला कि कार्य को हमने, ऊर्जा को हमने कार्य में बदला है, क्योंकि और कार्य को ऊर्जा में, समझो इसको, ऊर्जा और कार्य इंटर कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। ऊर्जा को हम लोग कार्य में और कार्य को हम लोग ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। आपके शरीर में जो ऊर्जा है उसे आप कार्य में परिवर्तित कर रहे हो, और अगर वो कार्य आप कर रहे हो तो वह किसी ना किसी एनर्जी, किसी ना किसी ऊर्जा में वह बदल रही है। कैसे? खाना खा रहे हो, आपको ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा का उपयोग अगर आपने साइकिल चलाने में किया तो आपने कार्य किया। कार्य किया तो वहां पर क्या मिली? उस साइकिल में गति मिली, और जैसे ही गति मिली तो उसको मिल गया गतिज ऊर्जा। तो आपका कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा को कार्य में और कार्य को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, और होता ही यही है। ठीक, लास्ट सेशन में हमने कार्य को एक जगह सदिश बोल दिया था, तो वो अदिश है, आप लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे। तो यहां पर अगर ऊर्जा और कार्य एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, तो कार्य की जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा, वही मात्रक ऊर्जा की भी होगी। कार्य का जो विमीय सूत्र होगा वही विमीय सूत्र ऊर्जा की भी होगी। ये आप लोग याद रखोगे। क्या था मात्रक कार्य का? तो था जूल। जूल। और विमीय सूत्र क्या था कार्य का? ml² T-2। क्लियर? तो मात्रक और विमीय सूत्र दोनों का सेम होगा। कैसे निकाले थे हम लोग विमीय सूत्र कार्य का? तो कार्य का हमने जो परिभाषा पढ़ा था उससे जो हमारा फॉर्मूला आया, क्या आया था? बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। बल का मतलब ma। तो यहां से मास, द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल M से, एक्सेलरेशन, त्वरण का जो हमारा विमीय सूत्र है वह LT-2 है, और विस्थापन का क्या होगा?
विस्थापन मतलब लेंथ, तो एल। इनको आपस में हमने सॉल्व किया तो ml² LL मिलके स्क्वायर बन दिया और T-2, तो ये हो गया हमारा कार्य का विमीय सूत्र, जो कि कार्य का भी है और ऊर्जा का भी है। सर आपने तो कार्य का फॉर्मूला बताया, उससे आपने विमीय सूत्र बताया, ऊर्जा का कोई बताइए। तो ऊर्जा के कई रूप हैं, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बहुत सारे रूप हैं, प्रकाश ऊर्जा। तो कोई भी आप ऊर्जा ले लीजिए, उसका विमीय सूत्र वही होगा जो कार्य का होगा। जितने भी फॉर्म हैं एनर्जी के, सभी एनर्जी का विमीय सूत्र सेम होगा, क्योंकि वह सब ऊर्जा हैं। एक एग्जांपल देख लो, अगर हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक, तो इसका क्या होगा, जो मात्रक होगा वो तो जूल ही होगा। mlt देखते हैं, विमीय सूत्र, यहां पे मास का जो है कैपिटल M, द्रव्यमान, v को क्या बोलते हैं, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका स्क्वायर है। डिस्टेंस को किससे हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, लेंथ से, और टाइम को t से, और पूरे का स्क्वायर है। तो क्या हो गया, ml², और यहाँ पे नीचे t² आएगा जो कि ऊपर हो जा करके -2 बन गया। तो क्या बना, सेम ही तो बना, ml² t-2, ml² t-2, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का विमीय सूत्र। सेम आप स्थितिज ऊर्जा का भी निकाल सकते हो, mgh। ठीक, करके देखोगे आप लोग, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक, तो यहां पर देखो, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है, सीजीएस मात्रक अगर बोले तो अर्ग है, याद रखोगे पॉइंट्स। कार्य और ऊर्जा सेम मात्रक होते हैं, मात्रक दोनों का समान होता है। ऊर्जा अदिश राशि है, जिस तरीके से कार्य एक अदिश राशि है। विमीय सूत्र क्या होगा, ml² t-2। अब ऊर्जा के जो प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक, नाभिकीय आदि बहुत सारी ऊर्जा के फॉर्म हैं। तो जो मेयर हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने क्या दिया, ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया। उन्होंने बोला कि इतने सारे जो ऊर्जा हैं, वो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है, रूपांतरण हो सकता है, परंतु उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये किसने दिया, मेयर ने दिया। ठीक, तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, इसका कभी भी विनाश नहीं होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सीधे सीधे आपको 3 मार्कर या 5 मार्कर में दे सकता है। तो आप लोग कैसे लिखोगे कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट मेयर ने 1841 में दिया है। उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे और एग्जाम्पल वगैरह दे दोगे कन्वर्ट करके। ठीक, इस तरीके से आपको प्रश्न आएंगे, उसको आप सॉल्व करोगे। सारे प्रश्न की लिस्ट अभी लास्ट में आपको दे दूंगा। ठीक, नोट कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमने प्री में भी देखा था, आज भी देखेंगे, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक सेल है, बैटरी मान सकते हैं, यहां से कौन सी ऊर्जा जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में। किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रही। क्लियर है। सेम अगर हमने फैन ऑन किया तो वहां पे करंट आ रही है, मतलब विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, यहां पे मोशन आ गया, तो आप बोल सकते हो यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा भी बोल सकते हो। अभी मैं बताऊंगा आपको यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम होता है। अगर स्थितिज ऊर्जा 0 है तो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा 0 है तो पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे। फैन में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई है। उसके बाद हमारे पास ये ऊर्जा का स्रोत है, पावर हाउस। ये बल्ब वाला आपको क्लियर हो गया कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। ठीक, यहां पर एक हीटर है,
हीटर का आउटपुट क्या है? हीटर का आउटपुट है गर्म करना, गर्म करना, हमको हीट देना, ऊष्मा देना। तो यहां पर करंट जा रही है, ठीक। तो विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? आउटपुट हीट में, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा में। तो यहां हमें क्या मिल रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई? ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक। यहां पर देखो माइक्रोफोन है, यहां इनपुट क्या है? आपकी ध्वनि। आप यहां पर बोल रहे हो, बोलने पर क्या हो रहा है? ध्वनि इसके अंदर गई और वह किस में कन्वर्ट हो गई? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है कौन सी ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा। ध्यान रखोगे, ठीक। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? यहां पर स्पीकर है, स्पीकर में आपने करंट फ्लो कराया, इलेक्ट्रिसिटी दी, आउटपुट क्या मिला? हमें आउटपुट मिला ध्वनि। तो विद्युत ऊर्जा हमने दिया है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? ध्वनि मिल रहा है। तो विद्युत ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। ध्यान रखोगे, ठीक। उसके बाद ये वाला एग्जांपल, ये आपके सन की रेडिएशंस जो कि आपके सोलर पैनल पर पड़ रही है, ये सोलर पैनल है। तो आप क्या बोल सकते हो? सौर ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य की कौन कौन सी ऊर्जा? बहुत सारी ऊर्जा है। एक प्रकाश दे रहा है, ठीक। प्रकाश के साथ साथ आपको ऊष्मा भी दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सौर ऊर्जा जो है वह कन्वर्ट हो रहा है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। क्यों? क्योंकि सोलर पैनल से हम लोग क्या करने वाले हैं? हम अपने घरों में लाइट, पंखा ये सब चलाने वाले हैं। तो वो किससे होगा? विद्युत। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो विद्युत से ही हम ये सारी चीजें चलाएंगे। फिर से हम उसको दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो नोट डाउन कर लो, ये आप लोग ध्यान रखोगे। रॉबर्ट मेयर 3 मार्कर 5 मार्कर कहीं पे भी आता है तो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, ये जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े उनको एक लिस्ट में दे दिया। इसमें एक चीज और देखो, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक ऊर्जा। जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? मोमबत्ती जल के हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? हमें प्रकाश मिल रहा है और थोड़ा बहुत हीट मिल रही है, ऊष्मा मिल रहा है। तो हमारा मेन रिजल्ट है प्रकाश। तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में और थोड़ा बहुत प्लस ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हुई। रासायनिक जो है, मोमबत्ती क्या है? केमिकल ही तो है एक टाइप से। जब आप उसे जला रहे हो तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रही है। तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ठीक। बाकी के एग्जांपल में ये देखो, बांध के जल को नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना। उसमें हम लोग बांध को क्या है, एक हाइट पर बनाते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। वहां से उस हाइट को, उसकी ऊंचाई को यूज कर रहे हैं हम लोग, गिराते हैं टरबाइन को रोटेट करने में। तो वहां पर जो हाइट है, जब भी हाइट की बात आ जाए तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? वो पानी जब आगे बढ़ेगा तो उसमें आ गई गति, तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो इसे भी हम लोग देखेंगे। यहां पर देखो, हाँ, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा? मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने अभी आपको क्या बताया? मैकेनिकल एनर्जी और कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या? गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम है, उसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर अगर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ही यांत्रिक ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा ही यांत्रिक ऊर्जा होगी। अगर मान लेते हैं ये जीरो हो जाता है तो पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो डेफिनेशन देखो, किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है गतिज ऊर्जा? देखो, एक ही फंडा याद रखो, जब वेग आ जाए तो गतिज ऊर्जा, जब हाइट आ जाए तो स्थितिज ऊर्जा,
ठीक, ये आप इतना याद रखोगे, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, गति अगर है तो वेग होगा, वेग होगा। तो गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है, और इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वह क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, एक चीज इसे याद रखना कि यह धनात्मक होती है सदैव, और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी, वह धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसे आप लोग ध्यान रखोगे। यहां पर देखो, जो ये हमारा द्रव्यमान है यह उस वस्तु का है जिसको हम लोग v वेग दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं। ठीक, तो उस वस्तु का वेग है जिस, और उस वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, यहां से आप लोग विमीय सूत्र वापस निकाल सकते हो। ठीक, निकाल करके अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, m का क्या हो गया कैपिटल M, और v का हो गया क्या, दूरी बटे समय, मतलब एल टी दोनों का स्क्वायर। तो यहां से हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कार्य का भी सेम विमीय सूत्र, सभी प्रकार की ऊर्जा का भी सेम विमीय सूत्र। बाकी इसकी जो मात्रक है वो जूल होगी। क्लियर। उदाहरण देखो, बंदूक से दागी गई गोली, गोली कुछ छोटी सी होती है। ठीक, आपने इसे दागा, इसका कुछ मास द्रव्यमान m होगा, जैसे ही दागा इसके अंदर एक वेलोसिटी वेग आ गया, तो हम कहेंगे कि इस बंदूक में, बंदूक की गोली में गतिज ऊर्जा निहित है, गतिज ऊर्जा आ गई है। कितनी आ गई, जितना इसका द्रव्यमान है m, जितना इसकी वेग है वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर। सेम बहते हुए पानी, पानी बह रहा है, उसके अंदर वेग है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। गतिमान वाहन जो हम गाड़ी मोटर चला रहे हैं, उड़ते हुए वायुयान आदि में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, नोट डाउन कर लो। अब आती है बात स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने अभी क्या बोला, जब वेग आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और जब हाइट आ जाए तो स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करते हैं, स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो हम बोलेंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। जैसे कि ये हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसे ग्राउंड पर हमने रख रखा है, हाथ पे समझ लेते हैं ग्राउंड पे है, इसे जैसे ही हम किसी हाइट पर लेकर के गए तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। क्यों, जैसे ही आप छोड़ते हो तो ये नीचे गिर रही है, मतलब कुछ ऊर्जा है तभी तो गिर रही है। वह कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आ रही है उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु में स्थिति, विकृति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसे हम लोग पीई, पोटेंशियल एनर्जी से प्रदर्शित करते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, और गतिज ऊर्जा सिर्फ धनात्मक होगा। ये धनात्मक ऋणात्मक क्यों, ऊपर लेके अगर धनात्मक, अगर इस आइडियल कंडीशन से आप एक रेफरेंस जो मान रहे हो इससे अगर नीचे लेकर के जा रहे हो तो नेगेटिव आप बोल सकते हो, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम होती जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जीरो यहाँ पे जीरो है। ठीक, इसका जो फॉर्मूला क्या है, एम जी एच, जहां पर m क्या है द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, क्या गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, h क्या है, इसकी हाइट है, मतलब ऊंचाई। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। मास तो फिक्स होता है, द्रव्यमान फिक्स होता है, और g जो होता है पृथ्वी का 9.81, ये भी फिक्स है। तो जितना हाइट उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हो उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होगी उस वस्तु में। ठीक, उदाहरण देखो, धनुष की खींची हुई डोरी, आप जब धनुष चलाते हो तो क्या हुआ, उसके पोजीशन में चेंज किया आपने, तो जैसे ही चेंज किया तो उसमें क्या संचित हो गई, कौन सी ऊर्जा संचित हो गई, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही इस संचित ऊर्जा को छोड़ते हो तो ये जो धनुष से निकला बाण है ये आगे की तरफ मूव करता है,
तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो कंटिन्यूअसली उसको आगे बढ़ाने में वेग दे देता है, तो उसे हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो आपने ये पढ़ा है, ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होती है, ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक। बांध में रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे टरबाइन पर गिराकर हम जल विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। सेम वही चीज, हाइट पर बांध है, वहां से पानी को गिराया, स्थितिज ऊर्जा को हमने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। स्थितिज ऊर्जा जो ऊपर है, ठीक, और उसको गतिज ऊर्जा प्रदान की, क्योंकि उसके अंदर वेग आ गया, और उसका यूज हम करते हैं टरबाइन को रोटेट कराने में, और बिजली हम लोग उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि जनरेटर उसमें जुड़ा होता है। उसके बाद सेम स्प्रिंग, आपके पास जो घड़ी होती चाबी वाली, उसमें जब आप चाबी भरते हो तो उसमें भी यही हो रहा है, उसके अंदर संचित कौन सी हो रही है ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और वही संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा जो है सुइयों को रोटेट करने में उपयोग होती है। ठीक। पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु, सेम वस्तु को जो हम लोग उठा रहे हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो रही है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, ये सब नोट कर सकते हो आप। तो आई होप आपको स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्लियर हो गया। ये एग्जांपल देखो, यहां पर साइकिल चलाता हुआ एक व्यक्ति है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसके पास यहां पर वेग है, तो ये वेग यहां पर अगर है तो हम बोलेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। क्या है, गतिज ऊर्जा है। ये गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, यहां पे देखो ऊंचाई, तो धीरे धीरे इसका वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेग कम हो रहा है, परंतु क्या बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है। तो यहां मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। क्या समझ में आ रहा है। और यहां पर जो वेग हो गया वो कितना हो गया, जीरो। अगर वेग जीरो है तो हाफ एम वी स्क्वायर में लगाओगे तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, गतिज ऊर्जा जो हो गई वो जीरो हो गई। इस स्थिति में गतिज ऊर्जा जीरो है, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या हो रहा है, साइकिल नीचे की तरफ रोटेट हो रही है, एनर्जी जो इसकी थी स्थितिज ऊर्जा वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु क्या बढ़ रहा है, यहां पर वेग बढ़ रहा है, और वेग बढ़ेगा तो यहां पर आप बोलोगे धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इसकी, गतिज ऊर्जा जो इसकी है वो बढ़ती जा रही है, तो यहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। गतिज ऊर्जा क्या हो गई, मैक्सिमम। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा फिर से पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ठीक, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शक्ति, पावर की। हमने कार्य पढ़ लिया, हमने ऊर्जा पढ़ लिया, अब आती है बात पावर की, शक्ति की। तो आप लोग घर में बल्ब, ट्यूबलाइट ये सब आप लोग यूज करते हो। जब आप मार्केट में जाते हो तो वहां पर दुकानदार से बोलते हो हमें 9 वाट का बल्ब दे दीजिए, है ना, एलईडी। आप पहले क्या मांगते थे, 100 वाट वाला बल्ब जो येलो कलर का जलता है। तो ये क्या चीज प्रदर्शित कर रहा है, अगर आप ट्यूबलाइट लेने जा रहे हो 20 वाट का, तो ये क्या प्रदर्शित प्रदर्शित कर रहा है, ये पावर बल्ब की, ट्यूबलाइट की बता रहा है, शक्ति बता रहा है कि कितनी एनर्जी इसे चाहिए प्रकाश देने में, लाइट देने में। समझ गए, कौन सी एनर्जी इसको चाहिए बल्ब को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, प्रकाश ऊर्जा में। तो अगर ये 9 वॉट का है तो कितनी ऊर्जा ले रहा है, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, इसे याद रखोगे, जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में 9 जूल
ऊर्जा इसने खपत की। किसने? एलईडी ने। और ये 100 वॉट का जो बल्ब आता था उससे बिजली बिल हमारा काफी ज्यादा आता था, तो हमने सभी घरों से येलो वाले बल्ब हटा दिए, अब उसकी जगह एलईडी यूज कर रहे हैं ताकि बिजली बिल कम आए। क्यों? क्योंकि उसने जो ऊर्जा खपत की है वो काफी ज्यादा की है। इसके कंपेयर में देखो कितना ज्यादा है, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो 100 जूल एक सेकंड में ये ऊर्जा खपत कर रहा है। और ये ट्यूबलाइट जो है ये 20 जूल एक सेकंड में। क्या इस तरीके से समझ पा रहे हो पावर क्या है? तो पावर क्या है? पावर कार्य करने की दर है। ये कार्य कर रहा है, कार्य करने की दर, और जब भी दर आ जाए मतलब समय जो है नीचे अपॉन में है, तो किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? कार्य करने की दर मतलब कार्य अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम। ठीक, वर्क अपॉन टाइम। अब इसकी बात करते हैं इसके यूनिट की। मात्रक कार्य का हम जानते हैं जूल, और टी का सेकंड, तो हम बोल सकते हैं जूल पर सेकंड। किसकी यूनिट हो गई? पावर की। और एक साइंटिस्ट आए वॉट, उन्होंने इस जूल पर सेकंड को अपना नाम दे दिया वॉट, इसलिए इसे डिनोट कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। तो ये देख रहे हो 9 वॉट, 100 वॉट, 20 वॉट, ये वॉट जो है ये यूनिट है शक्ति की, जिसे जूल पर सेकंड भी कहते हैं, या जूल पर सेकंड को वॉट कहते हैं। क्लियर? याद रखोगे। तो एसआई मात्रक जूल पर सेकंड है या फिर वॉट है। और अगर एमकेएस पद्धति में पूछोगे इसकी क्या यूनिट होगी, तो अर्ग पर सेकंड होगी। ये याद रखोगे। शक्ति एक अदिश राशि है, जिस तरीके से कार्य ऊर्जा अदिश राशि है उसी तरीके से शक्ति भी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसे मात्रा परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? विमीय सूत्र की बात करते हैं। अभी हमने कार्य का और ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या पढ़ा? ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2। किसका हमने देखा? कार्य का। अपॉन ये w अपॉन टी, यही फॉर्मूला है। अब अपॉन में क्या है? टी, तो कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ये टी ऊपर गया तो माइनस में, ml स्क्वायर ये ऑलरेडी -2 है, ये जाकर के -3, ml स्क्वायर -3। तो यहां पर विमीय सूत्र क्या हो गया? ml स्क्वायर टी -3। नोट कर लो। अब यहां पर एक नोट है, इसे आप लोग देखोगे। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है और आता रहा है। पूछता है 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है, और ये यूनिट किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट जो है ये ऊर्जा की है, शक्ति की नहीं है, ये याद रखोगे। ऊर्जा का मात्रक है ये, शक्ति का नहीं। ठीक, इसका मतलब देखो क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर, कितनी ऊर्जा एक घंटे में खपत हुई। देखो जब भी आपका किलो आ जाए तो किलो का मतलब होता है 1000, बस इतना याद रखना है आपको। किलो का मतलब होता है 1000। तो यहां पर आ गया 1 इंटू 1000 या 10 की पावर 3, इसको 10 की पावर 3 बोल सकते हैं। वॉट का हमने अभी अभी देखा कि वॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल पर सेकंड। देखो सॉल्व कर रहे हैं तो वॉट की जगह हमने लिख दिया जूल पर सेकंड। और आवर, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो इसे देखो, एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक, 60 को रहने दिया, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 सेकंड होता है। एक घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो यहां पर पुट कर दो 3600 सेकंड। ये सेकंड से ये वाला सेकंड कैंसिल आउट हो गया, बच क्या रहा? सिर्फ जूल बच रहा है और बाकी नंबर्स बच रहे हैं। तो आप लिख सकते हो 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल। तो जूल किसकी यूनिट है? जूल ऊर्जा की यूनिट है। ठीक, तो
इसे और क्या लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये होता है 1 किलोवाट आवर। इस तरीके से आप 3 मार्कर में लिख सकते हो 2-3 पॉइंट्स। क्लियर है? या फिर प्रश्न भी बन सकता है। आजकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं मेंस में, तो उसके लिए फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, इसीलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह पे ध्यान दे रहा हूं। एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, पावर की, शक्ति की एक और यूनिट होती है 1 अश्व शक्ति। इसका मतलब कितना होता है, 746 वाट, 746 जूल पर सेकेंड। 746 जूल एनर्जी एक सेकेंड में खपत कर रही है। इसका उपयोग हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा हॉर्स पावर गाड़ियों में, कि इतने हॉर्स पावर की ये बाइक है, इतने हॉर्स पावर की ये कार है। ठीक है ना? तो इसे भी याद रखोगे, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं आवेग इंपल्स की। क्या होता है आवेग? हमने संवेग पढ़ा था जब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ा था। ठीक, यहां पर है आवेग। तो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह बल बहुत ही कम समय अंतराल के लिए लगाते हैं, तो उसी को हम लोग इम्पल्स आवेग बोलेंगे। फिर से समझो, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह बल बहुत ही कम समय के लिए लग रहा है, तो हम बोलेंगे आवेग वहां पर लग रहा है। कराटे जो करते हैं, वो कराटे जो सामने वाले प्रतिद्वंदी को जब मारते हैं, तो वो बहुत झटके से मारते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ही झटके से मारते हैं और खींच लेते हैं, उसमें चोट ज्यादा लगती है। जितना कम समय के लिए बल लगेगा, बल का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, वहां पर चोट ज्यादा लगेगी। ठीक, और ये एग्जाम्पल किसका हुआ, आवेग का। ठीक है, तो आवेग क्या है, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल बहुत कम समय अंतराल के लिए, बहुत कम समय अंतराल dt या फिर डेल्टा t के लिए लगाया जाता है, तो उसे बल और समय अंतराल के जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल को ही हम आवेग कहते हैं। तो बल गुणित समय अंतराल f इंटू डी टी, यही हमारी आवेग कहलाती है, और आवेग को कैपिटल J से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको याद रहेगा। ये 3 मार्कर 5 मार्कर में पूछ सकता है। डायरेक्टली आपको डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, प्रदर्शित किस में कर रहे हैं, फिर इसकी यूनिट, विमीय सूत्र, खत्म, एग्जाम्पल दे दो। इतने में 5 मार्कर पूरे आपके क्लियर हैं। ठीक, एसआई मात्रक क्या हुआ, न्यूटन सेकेंड। कैसे, बल का जो हमारा यूनिट होता है, मात्रक होता है, वह होता है न्यूटन, और समय का होता है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो गया इसकी यूनिट, मात्रक। अब विमीय सूत्र, सर बल का हम लोग कब से हम लोग याद कर रहे हैं, mL/t-2। सर कैसे, बल होता है ma के बराबर, फोर्स, m को हम लोग कैपिटल M से, मास है हमारा द्रव्यमान, और जो त्वरण है उसका L/t-2 हमने याद कर रखा है। ठीक, तो बल का हमारा आ गया mL/t-2, और समय अंतराल का मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां से क्या हो गया, mL/t-1, ये आपका पावर 1 है, आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया mL/t-1। तो ये हो गया हमारा विमीय सूत्र, जो कि संवेग के बराबर होता है। आवेग एक सदिश राशि है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, मतलब दिशा की भी जरूरत होगी परिमाण के साथ साथ, और दिशा वही होगी जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया। कराटे वाले जो लोग होते हैं, बर्फ की बड़ी सिल्ली को एक झटके में तोड़ देते हैं, ईंट की बड़ी बड़ी इमारत बनाते हैं और उसे एक झटके में तोड़ देते हैं। उन्होंने कौन सा फोर्स लगाया, उन्होंने इंपल्स फोर्स लगाया, आवेग लगाया। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान दोगे। उदाहरण देखो, क्रिकेट के खेल में गेंद को पकड़ते समय, ये मैं आपको संवेग जब पढ़ा रहा था वहां पे आपको बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ में, कि जब आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल कैच करते हो, यहीं पर कैच कर रहे हो, तो चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने समय बहुत कम दिया। यहाँ पर आपने देखा, कम समय अंतराल में चोट ज्यादा लग रही, फोर्स ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर समय आपने ज्यादा दिया, मतलब हाथ को पीछे खींचते हो, तो समय ज्यादा लगा, तो फोर्स जो लगेगा वो बहुत कम लगेगा, बल कम लगेगा। ठीक, कराटे के खिलाड़ी वही एक झटके से बर्फ की सिल्ली तोड़ रहे हैं,
गाड़ियों में लगने वाले झटके, बाइक वगैरह में अगर जो सॉकअप्स यूज किए जा रहे हैं, जो स्प्रिंग्स यूज की जा रही है, वो हमें अचानक लगने वाले झटकों से बचाती है। ठीक है, जो भी गड्ढे वगैरह आ रहे हैं, उस गड्ढों में झटके लग रहे हैं हमको, समझ रहे हो, वो इम्पल्स फोर्स लग रहा है, उससे हमको बचाती है कौन? स्प्रिंग और शॉकअप। उसके अलावा ये मुलायम फर्श है, रेत है, अगर रेत वगैरह में आप जंप करते हो तो आपको उतना ज्यादा चोट नहीं लगता है पैरों में। वहीं अगर एक फर्श में जो कठोर होगा वहां पर जंप करते हो तो आपके पैरों में चोट ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि रेत धंसती है तो समय आपको ज्यादा मिलता है, चोट कम लगती है। नोट कर लो, ये हो गया हमारा आवेग। अब बात आती है, सिलेबस में क्लियर क्लियर दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब। तो सबसे पहले आपको प्रेशर समझना होगा, क्या होता है प्रेशर। ठीक, उसके बाद देखेंगे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। एकांक क्षेत्रफल, जैसे ये आपका एक क्षेत्रफल, मैं यहां पर ऐसे मान ले रहा हूं कि ये एकांक क्षेत्रफल है 1 मीटर का, 1 मीटर इसकी लंबाई और 1 मीटर इसकी चौड़ाई है। इस क्षेत्रफल पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, लंबवत लंबवत फोर्स लगा रहा हूं। जैसे ये आपका क्षेत्रफल है, मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं। ठीक, तो इस बल का जो रेशो होगा, बल अपॉन ये एकांक क्षेत्रफल, मतलब ये जो लंबवत बल लगा रहे हो अपॉन में पृष्ठ का क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, ही हमारा प्रेशर कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब, प्रेशर कहलाता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। पीए से डिनोट करते हैं, पास्कल। तो दाब की क्या क्या मात्रक यूनिट हो गई? एक तो पास्कल हमने देख लिया, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं, 2 यूनिट हो गई। इसके अलावा एटीएम, 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक दाब को हम लोग एटीएम में डिनोट करते हैं, बार होता है। ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं, पीएसआई वगैरह भी होता है। जब आप लोग हवा भराने जाओगे मोटरसाइकिल के व्हील्स में, तो वहां पर आप देखोगे कि जो मोटरसाइकिल के व्हील्स होते हैं, तो अगले वाले टायर में आप 30 psi वहां पे देखना एक बार, और पिछले वाले टायर में 35 psi के आसपास आप हवा भराते हो। तो psi भी एक यूनिट है, मात्रक है दाब का। ठीक, ध्यान दोगे। तो यहां पर मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर लगा लोगे यहाँ पे, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अब गैस का भरा एक गुब्बारा है, उसे फोड़ना है, अगर नाखून से फोड़ रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, वहीं सुई चुभा दोगे तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सुई की जो नोक है उसका क्षेत्रफल काफी कम है, तो जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। जितना कम क्षेत्रफल उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना कम प्रेशर। इसे और समझो कि आपके पास एक तार है, उस पर आप कपड़े सुखाने के लिए लेकर के आए हो। अगर आपने पूरे तार में चादर को फैला रखा है तो क्षेत्रफल जो है आपने बढ़ा दिया, तो जो फोर्स लग रहा है वहां पे, जो प्रेशर लग रहा है वहां पे काफी कम हो जाएगा, इसलिए वो टूटती नहीं है। लेकिन वही चादर को आप एक जगह कर दो तो ये कुछ ऐसा लटक जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक, इसके अलावा जो साबुन के बुलबुले हैं, उनका जो आंतरिक दाब है, साबुन के बुलबुले, जब सर्फ घोल करके आप बुलबुले बनाते हो, बबल्स बनाते हो, तो उसके अंदर का जो दाब होता है बाहर के दाब, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो दाब क्लियर है। और अब इसकी बात करते हैं, किसकी? वायुमंडलीय दाब की। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे समझो। अब ये हमारे एटमॉस्फेयर ने, वायुमंडल ने, हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और ये पृथ्वी की सतह पर जो दबाव लगा रहा है हमारे सर पर, हमारे ऊपर, उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब ये वायुमंडल में है क्या? गैसें हैं, बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धूल के कण हैं, बहुत सारी चीजें, एयर पूरा आप जिसको बोलते हो। तो ये एयर जो है
आपके ऊपर क्या कर रहा है, एक दबाव लगा रहा है, इसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस वायुमंडलीय दाब को सबसे पहले वॉन ग्यूरिक वैज्ञानिक ने इसकी गणना की थी कि वायुमंडलीय दाब भी होता है, इतना होता है। ठीक, तो दूसरे शब्दों में कहेंगे, उससे पहले यहां पर देखो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह पर हमने एकांक क्षेत्रफल लिया और इस वायुमंडल में जो गैस है इसकी हमने एक स्तंभ बनाई। इसमें जितनी गैस है हमारे एयर, उसके वजह से जो दबाव उस एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो यहां पर ये देखो, ये आपका दबाव नीचे की तरफ लग रहा है। ये कितना लग रहा है, इसमें कितनी एयर आई, तो लगभग 10 की पावर 4 केजी की किलोग्राम की एयर आई है। ठीक ठीक, ये एकांक क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर इसकी लेंथ और 1 मीटर इसकी ब्रेड्थ। ठीक, तो हमने इस पृथ्वी की सतह से वायुमंडल जहां तक है उसकी एक स्तंभ बनाई, उसके द्वारा कितना दबाव लग रहा है वो हमने डिनोट किया, हमने नोट किया। तो हमें पता चला कि जो उसकी वैल्यू थी 1 एटीएम, वो कितनी थी, 1.01325, हम 2 यूनिट तक लिख रहे हैं, इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल अभी हमने पढ़ा कितना, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल को हम लोग बोलते हैं बार। तो बार भी यूनिट किसकी है, प्रेशर की। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, प्रेशर की। 1 एटीएम किसकी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। क्लियर, तो इसे भी आप लोग याद रखोगे, लिख सकते हो। तो एक और अच्छी डेफिनेशन बनती है कि वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट, मतलब क्षेत्रफल पर पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ। अब ये जो हमने स्तंभ बनाया, ये किसका बनाया था, एयर का। इसकी जगह अगर हम लोग पारे का, इसमें हम लोग एचजी भर दें, तो हाइट कितनी होगी 1 एटीएम के लिए, लगभग 76 सेंटीमीटर की हाइट होगी। जब हम पारा भरते हैं किसी स्तंभ में तो उसके द्वारा जो दबाव लगेगा वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम इसमें 76 सेंटीमीटर तक पारा भर दें तो हमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1.01325 बार। ठीक, और एक बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 5 पास्कल। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। वायुमंडलीय दाब का जो मापन है वो हम लोग बैरोमीटर में करते हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बैरोमीटर में हमने वायुमंडलीय दाब को मेजर किया है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया। इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक, ये हमारे एमपीपीएससी अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न हैं। इन्हें आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया से मेंस के अकॉर्डिंग लिखोगे। ठीक, आप चाहो तो टेलीग्राम में हम लोग इसमें चेक कर देंगे। आप लोग इसे टेलीग्राम ग्रुप में भी, मेंस के टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर सकते हो। तो आप ये क्वेश्चंस जो है नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, जैसे है कैपिटल जी और जी में अंतर क्या होता है, ठीक, कार्य किसे कहते हैं, ये जितने भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं मैंने इसे कलेक्ट करके आपको दिया है। ये 3 और 5 मार्कर बन सकते हैं, ये 5 मार्कर के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक, और ये कुछ और भी 5 मार्कर हैं। तो यहां तक आप लोग समझ में आ गया। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, सभी सोशल मीडिया से जुड़ जाओ। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।